क्यों फंडामेंटल है भाई, इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं? तो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन इंडिया में हम कहां से ट्रेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है आर्टिकल 358 भी एक्टिवेट हो जाएगा। राइट्स इन इटसेल्फ आर ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट के पूरे सिलेबस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। इसी के ऊपर कॉम्पस को रख के आप पूरे इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन को इसी के अंदर रिवॉल्व करा सकते हैं। आज फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीजों पे बात करूंगा जो बच्चे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते वो एक पकड़ या कमांड इस टॉपिक पे नहीं बना पाते हैं और इसी वजह से पूरा इंडियन पॉलिटी जो है एक रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट बन के रह जाता है। वीडियो को ध्यान से देखो, आज बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके इवोल्यूशन एंड ओरिजिन इन इंडिया की बात करूंगा और इस पे लगाए जा सकने वाले जो भी रेस्ट्रिक्शंस, सस्पेंशंस और लिमिटेशंस है उसके बारे में बात करूंगा। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, ये सवाल अगर हम पूछे तो जवाब आएगा कि उन सेट्स ऑफ राइट्स, वो सारे राइट्स जो उस पर्टिकुलर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड और प्रोटेक्ट किया जाता है। नॉट जस्ट इन केस ऑफ इंडिया, किसी भी देश के बारे में अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो दो सेट ऑफ राइट्स जिसे कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के केस में भी सिमिलर है। दो सेट ऑफ राइट्स दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। डीडी बासु का एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अपने नोटबुक में लिखकर रख सकते हो। फाइन। अब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां से शुरू होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैग्ना कार्टा नाम के एक डिक्लेरेशन से राइट्स के पूरे डिस्कोर्स के बारे में बात होना शुरू होती है। 1215 में, जो कि 13th सेंचुरी की एक बात है, इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने पहली बार एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन सामने लाया था, जिससे हम कहते हैं कि पहली बार जिसमें हम कहते हैं कि राइट्स के कॉन्सेप्ट को, सिटीजन्स के राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी गई थी। इस पे क्या था, उस वक्त के जो राजा थे काफी अथॉरिटेरियन थे, काफी स्ट्रिक्ट थे, टैक्सेशन उनके नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट थे। तो उस वक्त के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बैरन्स थे या फिर जो चर्च के भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट, उनके द्वारा एक डिमांड चल रही थी। इंग्लैंड के किंग से डिमांड किया जा रहा था कि कुछ राइट्स के बारे में बात करी जाए। इसीलिए एक सिविल वॉर के थ्रेट से बचने के लिए उस वक्त राजा जॉन ने एक राइट्स के डिक्लेरेशन को पास किया था और वहीं से उन्होंने क्लियर लिखित तरीके से उन्होंने बताया था कुछ राइट्स के बारे में। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा नाम का एक स्टेटमेंट 1215 में आया था। उसके बाद आगे चल के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स को पास किया। ठीक है, 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आई बटन से जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो भी प्लेलिस्ट है उसको चेक करो। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात करी थी। आगे चल के अमेरिका में भी 1791 में जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आया, उस पे भी राइट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके तहत सिटीजन्स को कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाने लगे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स दुनिया भर में फिर बाद में जहां भी इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको उसे मैग्ना कार्टा के साथ रिलेट किया जाता है। अब अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हम शुरू कर सकते हैं फ्रॉम सम टाइम अराउंड 1895 के स्वराज बिल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1895 तक आते आते इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस चीज को रियलाइज किया, इस चीज के बारे में वो कॉन्शियस होने लगे कि हमें अधिकारों की आवश्यकता है। उस वक्त 1885 में इंडियन कांग्रेस के फॉर्म होने के बाद से लेकर 20th सेंचुरी के आने से पहले तक इंडियन लीडर्स मोस्टली ब्रिटिश रूल के अंदर ही, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही कुछ निगोशिएशंस और डिमांड्स कर रहे थे। उस वक्त ऐसे इंडिपेंडेंस का डिमांड नहीं आया था 1895 के आसपास तक। तो उस वक्त के नेशनल कॉन्शियसनेस के तहत कुछ लीडर्स ने इंडिया के डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी कुछ सेट ऑफ राइट्स चाहिए जो आप लोग इंग्लैंड में अपने सिटीजन्स को देते हो। जिस तरह का मैकेनिज्म, जिस तरह की प्रोसीजर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका में चल रहा है, उसी तरह का एक सेटअप, उसी तरह का एक मैकेनिज्म हम इंडिया में भी चाहते हैं, जो कि स्वराज बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के नाम से जाना गया। ये एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट था, ऐसा कोई फॉर्मल डिमांड या फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था या कोई ऐसा फॉर्मल लॉ या एक्ट नहीं था। इंडियंस ने केवल इस मुद्दे को छेड़ना शुरू किया था। हालांकि हम कोई क्लियर इस तरह के ड्राफ्टर को नहीं ढूंढ पाते हैं कि किसने ड्राफ्ट किया था इसको, पर फिर भी कॉमनली हम इस चीज को एग्री करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो था, ये बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडर्स के आइडियाज से शेप हुआ एक डिमांड था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। इसके अंदर डिमांड किया गया था कि कुछ राइट्स दिया जाए। हालांकि ये फेल हो गया था, इसे नहीं अप्रूव किया गया था, बट इससे क्या है, राइट्स डिस्कोर्स फॉर फ्यूचर,
आने वाले वक्त में जो भी हम राइट्स के रिगार्डिंग बातें करने लगे, उसको इसने बहुत बड़ा एक बूस्ट दिया कि हम राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, कि हमें राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता चलता है स्वराज बिल 1895 से। आगे चल के 1925 में एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल नाम का बिल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनी बसंत उस वक्त जो इंडिया के लीडर थे, उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा रोल था इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल को फॉर्म करने में। इस बिल को फॉर्म किया गया, इसके अंदर भी कई सारे राइट्स डिमांड किए गए, 7 फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर भी डिमांड किया गया और इस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1925 के दिसंबर में। जाहिर सी बात है, इसे भी रिजेक्ट किया जाएगा। ये बिल भी पास नहीं हो पाया ब्रिटिश के पार्लियामेंट में और ये भी फेल हो गया। फिर भी इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि आने वाले वक्त में 1928 के बाद से जब और भी रिपोर्ट्स और भी डिमांड्स एक्सेलरेट होने लगे, पूर्ण स्वराज का डिमांड आने लगा 1930 के आसपास से, तो इन सब चीज़ों ने जो है एक फाउंडेशन प्रोवाइड किया। ठीक है? तो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन इंडिया में हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं? तो आपको टिक करना है स्वराज बिल 1895। आगे बढ़ते हुए 1928 में वो दौर था साइमन कमीशन का। उसी के आसपास साइमन कमीशन भी इंडिया में आया था और इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थे साइमन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था। जो भी हो, 1928 में जो है फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तौर से भी हम इसे समझते हैं कि एक फॉर्मल, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक आर्गुमेंट, एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट उस वक़्त क्रिएट किया गया था मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे पेश किया था आगे कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, ब्रिटिश को भेजा गया था कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो इंडिया में अपना रूल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन नेगोशिएबल अब होने वाली हैं। अब केवल हम ऊपर-ऊपर से साइड-साइड से नहीं खुश होने वाले हैं कि किसी को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपने सीट दे दिया, कहीं छोटे-मोटे आपने हमें बेनिफिट्स दे दिए, कोई कहीं छोटे-मोटे आपने हमें सुविधाएँ दे दी, उससे बात नहीं चलेगी। अब हमें चाहिए फुल फ्लेजेड जो है राइट्स और ऑटोनॉमी की तरफ इंडिया धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने भी कुछ राइट्स के बारे में बात करी, कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में टुगेदर विथ ऑल अदर थिंग्स और भी चीजें बात करी थी बट राइट्स फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यहाँ फोकस दिया गया, स्ट्रेस दिया गया। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की गई, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात किया गया, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करेगी, राइट्स टू फॉर्म यूनियंस के बारे में बात करेगी। ये कुछ बेसिक जो थे, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने डिमांड किया। वंस अगेन क्लियर सी बात है, ब्रिटिश ने रिजेक्ट किया इसे। इसी को रिजेक्ट करने के बाद ही जो है तुरंत लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया। इसी के बाद से हम जानते हैं कि 26 जनवरी को जो है हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं 1930 के लाहौर सेशन के बाद से ही। ठीक है, सो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। बट अगर राइट्स के डिस्कोर्स में हम बात करें तो 1931 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसे हम कराची रेजोल्यूशन कहते हैं। उस पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। उस पे ये मांगा गया, कांग्रेस जो था उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंटरट्वाइन किया पॉलिटिकल फ्रीडम को इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के साथ। उन्होंने कहा कि सिर्फ आजाद होना काफी नहीं है, सिर्फ स्वराज पाना काफी नहीं है, हमें जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस भी इंश्योर करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। तो उन्होंने डिमांड की है सिविल लिबर्टीज, उन्होंने डिमांड की है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, पीसफुल असेंबली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस तरह की काफी सारी चीजें जो है रिजोल्यूशन 1931, कराची रेजोल्यूशन 1931 ने डिमांड किया। वो एक और स्टेप था टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। आगे चल के 1945 में साप्रू कमिटी की एक रिपोर्ट आती है जिस पे हम और ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को शार्पन करने की कोशिश करते हैं। साप्रू रिपोर्ट 1945 दो तरह के राइट्स के बारे में बात करना शुरू करता है। वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन जस्टिसेबल राइट्स एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स। और साप्रू कमीशन ही आगे चल के बेसिस बनता है, बैकग्राउंड बनता है फॉर डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि जस्टिसेबल है, और पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो कि नॉन जस्टिसेबल है। दोनों ही सोशल जस्टिस की बात करते हैं, दोनों ही राइट्स की बात करते हैं। इसी से ही शुरू होता है ये डिस्टिंक्शन। साप्रू रिपोर्ट ने भी माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली बात करी थी क्योंकि वो दौर था कम्युनल टेंशंस का, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस का एक दौर था और इसीलिए उन्होंने एज फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस को डिमांड किया था। आगे चल के फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए परमिशन देता है और प्रपोज करता है और उसी के तहत हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी बनती है, एक सब कमेटी बनाई जाती है आचार्य जे बी कृपालिनी के अंदर।
एक ब्रॉडर कमिटी था सरदार पटेल के अंदर, उसी के अंदर जो है एक सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जिसको हेड कर रहे थे जेबी कृपलानी। और वहीं से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे-धीरे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने का सफर शुरू हुआ टिल द पॉइंट वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था सफर, ये था जर्नी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही क्विकली बताया है क्योंकि डेप्थ में अंदर तक जाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हमें ज़रूरी है कि ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडिया में कैसे हुआ था। आगे चलते हैं, रेलेवेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की? फंडामेंटल राइट्स के कुछ रेलेवेंस है, अदरवाइज क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नेसेसिटी टू कॉल सम राइट्स इज फंडामेंटल? जनरली कोई भी राइट्स है, क्यों इसको फंडामेंटल बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों इसे फंडामेंटल का स्टेटस देना पड़ता है, देने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ये अपहोल्ड करता है इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट को, ये अपहोल्ड करता है इक्वलिटी, ये अपहोल्ड करता है लिबर्टी, ये प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट, ये प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय दोज दैट आर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि इस देश में, इंडिया में किसकी राज चलने वाली है? राज चलने वाली है लॉज की। दैट लॉज आर सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नो इंडिविजुअल इज सुप्रीम। इस चीज को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन रूल, टू प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डेस्पोटिक रूल इन दिस कंट्री, उसी के लिए हमें आवश्यक है फंडामेंटल राइट्स। क्यों फंडामेंटल है भाई? इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल देम फंडामेंटल? ये फंडामेंटल दो वजह से है। पहली वजह है कि दे आर प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस लैंड, व्हिच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि फंडामेंटल रूल बुक है इस देश का, जिसके तहत सबको फंक्शन करना है, सारे ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स, सिटीजन्स, सबको परफॉर्म करना है, उस पर्टिकुलर फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ के द्वारा इसे प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा, ये बहुत फंडामेंटल है, ये बहुत एसेंशियल है फॉर ए गुड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स इन दिस कंट्री। इसके बिना एक बेहतर जीवन इस देश में जी पाना नामुमकिन है, जिसके चलते हम इसे फंडामेंटल कहते हैं। टू रीजंस टू कॉल देम फंडामेंटल। अब अगर कुछ फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया की हम बात करें, तो कुछ तो बहुत ही बेसिक फीचर्स है, जैसे कि जस्टिसेबल हो गया, बहुत ही आसान है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कोर्ट अपने आप प्रोटेक्ट करता है, कि फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास कुछ, और उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इटसेल्फ एक और फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 32 में हमें है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फंडामेंटल राइट्स तो है, ए बी सी से 1 2 3 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, बट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अलग से एक फंडामेंटल राइट बना है। ठीक है, दैट इज जस्टिशिएबल इन नेचर। साप्रू कमेटी से आया था ये रिपोर्ट 1945 से। आगे चल के हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को ही इंश्योर करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स। कोई इस तरह की इकोनॉमिक राइट हमारे अब तक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, स्टेट शुड ट्राई टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑल्सो, बट कोई फ्रीडम, बट कोई इस तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है कि अगर आप इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हुए तो आप कोर्ट जाके एक केस फाइल कर दोगे, वो अब तक इंडिया में नहीं है। इनको अमेंड किया जा सकता है, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनको आप चेंज कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स को जो है गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, लिमिट कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, बट इन्हें एब्रिज नहीं कर सकती। एब्रिज का मतलब है खत्म। गवर्नमेंट इन्हें खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि राइट्स इन इटसेल्फ आर ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बाहर निकल कर आया था, कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि राइट्स इन इटसेल्फ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर, कि अधिकार के कॉन्सेप्ट को आप छीन नहीं सकते हो, बट क्या क्या अधिकार उसके अंदर है उसे आप टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, कुछ राइट्स पॉजिटिव हैं, कुछ राइट्स नेगेटिव हैं। पॉजिटिव राइट्स क्या है? जिनमें स्टेट की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। उस राइट को अचीव करने के लिए, उस राइट को एक्सरसाइज कर पाने के लिए सिटीजन को क्या चाहिए? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, गवर्नमेंट आके कुछ और एक्स्ट्रा करे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन अगर हम बात करें, तो राइट टू एजुकेशन को एक्सरसाइज कर पाने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनवाए। ठीक है, सो दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव राइट्स। कुछ नेगेटिव राइट्स भी हैं जिसमें स्टेट की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी में हमने देखा था कि स्टेट बस इंटरवीन ना करे तो सारा सिटीजन्स जो है इक्वल रहेंगे, सबको स्टेट जो है इक्वली देखता है, दैट इज एनफ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि नॉन सिटीजन्स के लिए भी अलाउड है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज के लिए अवेलेबल हैं। इन सब का बड़े ही प्यारे तरीके से हमने माइंड मैप्स बनाया है। अगर माइंड मैप्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल। वहाँ सारे टाइमलाइंस में, वहाँ सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का बहुत प्यारा माइंड मैप बनाया हुआ है।
फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स का बड़ा प्यारा माइंड मैप बनाया, वो सारी चीजें जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। आगे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस। एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया का है, दैट इज दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, नॉट एब्सोल्यूट। ये राइट्स क्वालिफाइबल है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन्हें चेंज किया जा सकता है, इन पे लिमिटेशंस डाली जा सकती है। तो लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, वो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रोसीजर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर इनकी बातें करी हुई है। आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाके आप फंडामेंटल राइट्स को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को लिमिट और रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उसके प्रोविजन भी दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स को या तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर उन पे कुछ बेसिक लिमिटेशंस एंड कंट्रोल्स आप इंपोज कर सकते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सोशल जस्टिस जो है इन दोनों के बीच क्लैश ना हो जाए। आपको हम देते हैं फंडामेंटल राइट, अनलिमिटेड राइट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ टू स्पीच, और उसी स्पीच का फायदा उठा के कुछ ऐसी बातें कहते हो कि जो किसी और इंसान को ठेस पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है, तो उसे रोकने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब अगर हम पहले रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक्सप्लिसिटली 19th आर्टिकल 19 के अंदर हमें बताया गया है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेके 6 तक एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। कई बार इसे यूज किया गया है, मिसयूज किया गया है, उस पे हम नहीं जाएंगे। अब हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक चीजों को समझेंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। किस पे आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, किन चीजों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप आर्टिकल 19 पे लगा सकते हो। तो मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज गोइंग टू टेल यू कि किस तरह से राइट्स को लिमिट, रेस्ट्रिक्ट या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए जा सकते हैं, वो भी चीजें आर्टिकल 19 ही 2 से 6 तक बता रहा है हमें। आर्टिकल 19 के बारे में वीडियो अलग से बनी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 के अंदर भी ए से जी तक कई सारे क्लॉजेस है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको, स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वही चीजों पे किस तरह से लिमिटेशंस लगाया जा सकता है, किस तरह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, वो जो है आर्टिकल 19 2 से लेके 6 तक बताता है। किस बेसिस पे आप आर्टिकल 19 के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो? आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो ऑन रीजनेबल ग्राउंड, मैंने इसे इसीलिए रेड किया है। अगर रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होंगे तभी आप लगा सकते हो, और रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को कौन इंश्योर करेगा? जुडिशियरी इंश्योर करेगा। देयरफॉर जो भी चीजें पार्लियामेंट करता है टू restrict the fundamental rights given in Article 19 can be put to judicial review. जुडिशरी के पास इस चीज की पावर रहती है कि वो डिटरमाइन करे कि क्या ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है। ठीक है, सो पहला जो एक लिमिटेशन लगा पाने की पॉसिबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स पे, वो कहाँ से निकल कर आता है? वो आर्टिकल 19 से निकल कर आता है। और ये क्या कहलाता है? ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहलाता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लग सकता है? आर्टिकल 19 के ऊपर ही केवल लग सकता है, कहीं और नहीं लग सकता। आगे चलते हैं। दूसरा है सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट कब आता है? सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट आता है जब देश में टेम्पोररी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होता है और एक नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर जब प्रोक्लेम करेगा प्रेसिडेंट, वो किन किन ग्राउंड्स पे होता है वो आपको पता है, अभी नहीं बात करूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है इमरजेंसी के लिए, उसको जाके चेक कर सकते हो। बट जब आर्टिकल 352 के प्रोविजंस के अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है प्रेसिडेंट के दौरान, तब किस तरह के सिचुएशंस होता है वो हमें देखना है। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 automatically gets suspended as per आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 जब आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है आर्टिकल 358 भी एक्टिवेट हो जाएगा। आर्टिकल 358 जैसे ही एक्टिवेट होगा, आपका आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। समझना बात को, दो चीजें हैं। थोड़ी देर पहले हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करी थी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाया जा सकता है और किसके द्वारा लगाया जा सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेके 6 के अंदर लगाया जा सकता है,
बाय पार्लियामेंट लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट इसे एज एग्जीक्यूटिव पावर नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के अंदर लगाए जा सकते हैं। आगे चल के हमने सस्पेंशन की बात करी। सस्पेंशन इज ए टेम्पोररी थिंग। ये कब हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के केस में हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में प्रोक्लेम किया जाता है? आर्टिकल 352 के अंदर प्रोक्लेम किया जाता है। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होते ही आर्टिकल 358 बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर आर्टिकल 19 एब्सोल्युटली सस्पेंड हो जाता है। क्लियर? आगे आर्टिकल 359 के अंदर एक सेपरेट ऑर्डर इशू करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू जुडिशियल रेमेडी को भी एबॉलिश कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। जब आर्टिकल जब आर्टिकल 359 के अंदर ऑर्डर पास करके प्रेसिडेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कर्टेल कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इससे क्या होता है कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने वाला है कौन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही तो है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को बचाएगा। तो आर्टिकल 359 के अंदर नेशनल इमरजेंसी में जब प्रेसिडेंट आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही सस्पेंड कर देगा, तो इससे यही समझा जा सकता है कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके सस्पेंड हो चुके हैं नेशनल इमरजेंसी के अंदर, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फाइन। दोबारा सुन लो इसको रिवाइंड करके, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ समझने की बात है कि प्रेसिडेंट का रोल किस तरह का होता है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने में। एज एन एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड या फिर लिमिट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के अंदर, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उनके पास आर्टिकल 123 ने एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दिया है, जो कि इक्वल स्टैंडिंग और फुटिंग रखते हैं लाइक पार्लियामेंट्री लॉज। जब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब तब प्रेसिडेंट के पास राइट है टू पास एन ऑर्डिनेंस। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस के रास्ते से जब पार्लियामेंट एक्शन में नहीं रहेगा, किसी फंडामेंटल राइट को चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर उनका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बन जाएगा। Fine. So these are certain important things regarding limitations and restrictions on fundamental rights. आगे चलते हैं, और भी अनेक लिमिटेशंस है फंडामेंटल राइट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 टू 16 क्या बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। पर क्या इक्वालिटी एब्सोल्यूट है? क्या हर कोई इक्वल है? नहीं। इसीलिए इसी के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो, अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करो। तो उसके लिए हमें एक क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है जो कि रीजनेबल होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिकली या फिर सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेकर आएंगे। क्या ये रीजनेबल है? अगर ये रीजनेबल है तो ये क्लासिफिकेशन अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। कॉन्स्टिट्यूशन खुद आपको प्रोवाइड करता है ये प्रोविजन कि आप ये क्लासिफिकेशन करो इफ इट इज रीजनेबल। वंस यू हैव मेड दैट क्लासिफिकेशन विच इज रीजनेबल, आप अफर्मेटिव एक्शंस दो। किसी को रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन दो। किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप दो। किसी को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, किसी फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, तो आप वो भी बनवाइए। फाइन। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट टू इक्वालिटी तो है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे भी लिमिटेशंस है। किसी को ज्यादा दिया जा सकता है, किसी। नेक्स्ट, अगर आर्टिकल 21 की हम बात करें, आर्टिकल 21 की बात करते ही हम राइट टू लाइफ कहते हैं, राइट टू लिबर्टी कहते हैं। बट क्या इसे भी लिमिट किया जा सकता है? जी बिल्कुल लिमिट किया जा सकता है। कैसे लिमिट किया जा सकता है? बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको आप चेक कर सकते हो जाके। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू जो है राइट टू लाइफ भी इंसान का लिया जा सकता है, जैसे कि डेथ सेंटेंस दिया जाता है लोगों को, किसी क्रिमिनल को। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू उस इंसान को एक क्रिमिनल पाया गया है, उसने किसी का मर्डर किया है, जिसकी वजह से जो है उसे डेथ सेंटेंस दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 21 पे भी लिमिटेशंस है, जो खुद आर्टिकल 21 ने ही इम्पोज किया है। आगे चल के आर्टिकल 25 से 28 की अगर हम बात करें, जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। 25 से 28 के अंदर जो राइट्स है उसी को रेस्ट्रिक्ट भी करता है, उसी को लिमिट भी करता है आर्टिकल 25 टू 28 खुद ही। ये रेस्ट्रिक्ट कर सकता है रिलीजियस फ्रीडम को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सोशल और रिफॉर्म। और भी है, आर्टिकल 29-30 की अगर बात करें, वहां भी लिमिटेशंस हैं। और अगर बात करें आर्टिकल 31A, 31B, 31C,
वो भी लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14 के ऊपर कि आपके गवर्नमेंट वो लॉज़ पास कर सकती है जो लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रोविजंस बनाने के लिए जो लॉज़ पास किए जाते हैं 31 ए, बी, सी। तो कहने का मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, सस्पेंशंस लगाए जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के अंदर लगेगा। सस्पेंशन नेशनल इमरजेंसी के दौरान की जा सकती है। रीजनेबल क्लासिफिकेशंस आर्टिकल 14 से 16 के ऊपर लगता है। आर्टिकल 21 के ऊपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लगता है। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लॉन्ग हो चुका है तो अमेंडमेंट के बारे में इस पे बात नहीं करूँगा। अगले वीडियो में अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं समझ आया तो कमेंट करो, समझ आया तो फिर भी कमेंट करो।